नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम पर। आज हम आपको दो तीन टॉपिक एक साथ बताना चाहेंगे। उसके साथ साथ उस पर आधारित प्रश्नों को भी हल कराएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही जो है कि सिलेबस चलाया जा रहा है इस चैनल पे। आप जो है कि इसको कंटिन्यू रहिए। सभी परीक्षार्थी गणों से अनुरोध है कि वो ध्यान दें, क्योंकि ये सिलेक्शन वाली गाड़ी जब ये सिलेबस ख़त्म होगा तब आपको जो है कि अपने स्टेशन पे छोड़ देगी। लेकिन बात ये है कि अब कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहेंगे तब। अच्छा, आज हमारी जो टॉपिक है वो है हमारा देश भारत और उसकी अवस्थिति। बाद में हम पढ़ाएंगे आपको कि पृथ्वी की गतियाँ। ये तीन चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, यहीं से सिलेक्शन होगा क्योंकि हम लोग सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। जो जो टॉपिक आपके जो है कि सीटेट एग्ज़ाम में आएगी उसी के बारे में बात की जा रही है। और साथ ही साथ जो है कि इसमें आप जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन कौन सा एग्ज़ाम जो है यूपी टेट और सुपर टेट में पूछा जा रहा है, तो उसी के अनुसार। और जो भी है चित्रात्मक प्रस्तुति भी है, इसके साथ साथ आपको थ्योरी के साथ साथ जो है कि कुछ मैप के आधार पे भी जानकारी दी जा रही है। तो इसको आप ध्यान दीजिए और देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ये इंडिया का मैप हमने यहाँ सेट किया हुआ है। ये पॉलिटिकल मैप है। इंडिया में आप जानते हैं 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी, यानी 28 राज्य और 8 जो है कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ से आप जो है कि पॉलिटिकल मैप को आप ध्यान से देख लीजिए कि 28 राज्यों और 8 जो है कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई है। एक केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है उसको मैं बता देता हूँ, बाकी तो आप जानते हैं। पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है ना, 3 जिलों से मिलके बना है। पुडुचेरी का एक जिला केरला में है, एक जिला तमिलनाडु में है और एक जिला आंध्र प्रदेश में है। जो केरल वाला जिला है पुडुचेरी का, उसको कहा जाता है माहे। हाँ, और जो तमिलनाडु में है पुडुचेरी का जिला, उसको कहा जाता है कराईकल। ठीक है बच्चों। और जो आंध्र प्रदेश में है इसको कहा जाता है यनम। ठीक है, तो ये 3 जिले हैं। यही तीनों जिला मिलके जो है कि पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है। बाकी आप चाहे लक्षद्वीप की बात कर लें, हाँ, कवारत्ती इसकी राजधानी है। ठीक है, केरल यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है केरल राज्य में, तो वहाँ पे भी मलयालम बोलने वाले लोग हैं। साथ ही साथ अंडमान निकोबार एक अलग यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसको जानते हैं। चंडीगढ़ को जानते हैं। दादरा नगर हवेली और दमन दीव, पहले दो अलग अलग जो है कि यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन अब दादरा नगर हवेली और दमन दीव को दोनों को मिला के एक कर दिया गया है। ठीक है, ऊपर आपको 2 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगी। आप एक जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं, दूसरा लद्दाख के बारे में, जो 2019 को बना था 31 अक्टूबर। और चंडीगढ़ आपकी एक यूटी है। दिल्ली आपकी एक जो है कि यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये से यूटी की संख्या यानी केंद्र शासित प्रदेश संख्या 8 है बच्चों। अब हम आते हैं अपने मूल मुद्दे पे। मूल मुद्दा हमारा ये है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने देश के बारे में बात कर लें, जो हमारा टॉपिक था कि भारत में मुख्य भूमि का विस्तार। मुख्य भूमि क्या होती है? जो हम द्वीपों को छोड़ देते हैं, आइलैंड्स को छोड़ के मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम उसमें अंडमान निकोबार को, इधर लक्षद्वीप को छोड़ के केवल हम इस मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। तो ये भारत की जो मुख्य भूमि है बच्चों, इसका विस्तार जो है कि दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट, डिग्री ऐसे लिखा जाते हैं, ये 8 डिग्री है, ये 4 मिनट है। ठीक, जैसे आप यहाँ पे मैप में आप देख लो कि भारत की मुख्य भूमि यहाँ पे आपको दिख रही है साफ साफ। भारत की मुख्य भूमि आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और उत्तर में जो है 37 डिग्री 6 मिनट है। इसको समझने का तरीका मैं आपको बता दूं। देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 8 डिग्री 4 मिनट, यही मुख्य भूमि है। अगर आप हम जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ दे तो। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट आपसे पूछ ले तो इंदिरा पॉइंट है, जो यहाँ पे निकोबार का लास्ट यहाँ वाला एरिया है। देखो यहाँ वाला दिख रहा है ना, ये जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ। तो मुख्य भूमि की बात कर देगा तो मुख्य भूमि में क्या आ जाएगा? ये वाला एरिया जो आपका कन्याकुमारी वाला है। तो 8 डिग्री देखो यहाँ 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है कि ये अक्षांशीय विस्तार है भारत का। ठीक, देशांतरी विस्तार में आप देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर
हाँ, उसको मिनट बोला जाता है। और 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक ये भारत का जो है कि हाँ देशांतरी विस्तार है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में बात इसलिए की जाती है क्योंकि ये स्थान और समय निर्धारित करने के लिए ग्लोब पर बनाई गई ये काल्पनिक रेखाएं हैं। आप जो है कि पूरब देखो, ये पूरब दिशा है बच्चों, ये आपकी पश्चिम दिशा है, ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण दिशा होती है। तो पूरब से पश्चिम की जो भारत की लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, इसको आप याद रखिए। और उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर लंबा है भारत। तो ये पूरी भारत की स्थिति हो गई। और इसमें हम नई चीज़ क्या बताने वाले थे आपको, यहाँ पे आप देख लीजिए। अगर वहीं पे हम बात कर लें बच्चों की, अगर वहीं पे हम भारत की टोटल भारत की बात कर लें मुख्य भूमि सहित, अगर आइलैंड्स यानी द्वीपों को भी शामिल कर लें, तो हमारा जो है कि अक्षांशीय विस्तार शुरू होगा 6 डिग्री 4 मिनट से। यानी कि आप समझ लो कि यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट से जो है कि 6 डिग्री 6.45 लिखा हुआ है, 6 डिग्री 45 मिनट से जो है कि ये स्टार्ट होता है। ठीक, याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ देगा। अब नेक्स्ट दिया है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, इसका अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री है बच्चों। भारत के ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें 8 राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हाँ झारखंड और राजस्थान। ये 8 राज्य हैं जिससे जो है कर्क रेखा आपकी गुजरती है। कर्क रेखा देख लो, यही है, भारत को ठीक 2 भागों में बांटने वाली एक काल्पनिक रेखा है, जिसका अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री होता है। 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा, हम आपको मैप से भी दिखाएंगे कि किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपके पास मैप यहाँ पे दिया हुआ लगा हुआ होगा जो कर्क रेखा को शो कर रहा होगा। चलो नहीं है तो बाद में दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो कर्क रेखा की बात हो गई कि भारत के 8 राज्यों से, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हालांकि थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, फिर भी यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, ये झारखंड, यहाँ छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान में थोड़ा सा, ये गुजरात में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा का जो है अक्षांशीय मान आप देख लो 23.5 डिग्री है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या था आपका, थोड़ा सा भारत के बारे में और बात कर लें। तो भारत के बारे में और जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है कि भारत की स्थलीय सीमा जो बच्चों हैं वो 7 देशों से टच करती है। भारत की स्थलीय सीमा क्रमशः चीन से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से टच करती है। इसकी कुल लंबाई, जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200, यानी हम जलीय सीमा ने नहीं लिए हैं। जलीय सीमा का मतलब बच्चों, यहाँ महाराष्ट्र से लेके ये बंगाल तक, ये वाला एरिया हम नहीं लिए हैं, केवल स्थलीय सीमा का एरिया लिए हैं, जो 7 देशों से टच करती है, साझा करती है अपनी सीमा। और इसकी टोटल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगर बात करें कि भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत किसके साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है, और इसकी कुल लंबाई जो है कि 4,096 किलोमीटर है। ठीक, 4,096 किलोमीटर। यहाँ पे आप देखिए, अगर इसमें मैप मिल जाएगा तो दिखा देंगे। हाँ मिला, एक मैप है, आप इससे समझ सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ दिया है कि भारत के समुद्र तट की लंबाई कुल 7516 है, यहाँ 17 दिया है, समथिंग है 7516 किलोमीटर है हमारी जो है कि समुद्र तट की लंबाई, यानी गुजरात से चलकर कहाँ तक जाते हैं हम, पश्चिम बंगाल तक। और साथ ही साथ जो है कि द्वीपों की भी बात कर लें, आइलैंड्स की भी जो है कि इसमें उसकी समुद्र तट की लंबाई को ऐड किया गया है। अगर आइलैंड को हटा लेंगे ना बच्चों, तो 6100 किलोमीटर जो है कि हमारे समुद्र तट से हमारी सीमा साझा करती है, यानी हमारे स्थल जो है समुद्र तट से लगते हैं। और टोटल यानी आइलैंड को भी आप शामिल कर लोगे तो 7516 किलोमीटर हो जाएगा। स्थलीय सीमा के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। देखो बच्चों, हमने बताया कि 4,096 किलोमीटर हम बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी सबसे लंबी हमारी सीमा, यानी सबसे ज़्यादा BSF यहीं चाहिए, क्योंकि 4,096 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे आप देख लो चाइना की है। चाइना से हम 3488 किलोमीटर की जो है कि सीमा साझा करते हैं।
तीसरे नंबर पे आपका जो है कि पाकिस्तान दिख रहा होगा, ये 3323 किलोमीटर, यानी कि पाकिस्तान से जो सटे राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। ये 1 2 3, यानी लद्दाख, जम्मू 2, पंजाब 3, राजस्थान और गुजरात 5 राज्यों से ये टच करता है। इसकी कुल लंबाई जो है 3323 किलोमीटर भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अफगानिस्तान के साथ भी हम 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पे देख लो, ये भूटान के साथ 699, 1751 नेपाल के साथ, और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। यानी हम म्यांमार से ज़्यादा नेपाल के साथ अपने जो है कि हमारी जो है कि उन सीमा टच करती है, यानी कि हमारा बॉर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब इसके बाद एक और कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं। इसमें कुछ और फैक्ट की बात करेंगे बच्चों, तो ये वाला पूरा कंप्लीट हो चुका था। हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं? प्रश्न पूछ दे तो लद्दाख बच्चों पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से घिरा है। ये 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है। उत्तराखंड बच्चों नेपाल, चीन से घिरा हुआ है, केवल 2 ही देशों के साथ। सिक्किम जो है आपका नेपाल, भूटान और चाइना के साथ घिरा हुआ है, हम दिखाएंगे मैप में। अरुणाचल प्रदेश आपका चीन, भूटान और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, यानी 3 देशों के साथ। असम आपका भूटान, बांग्लादेश के साथ, तथा पश्चिम बंगाल आपका बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, यानी पश्चिम बंगाल भी आपका 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, भूलना मत, ये पूछता है। वही मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि 2 देशों के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे। भारत के बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से अपनी सीमा बनाते हैं, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अगर यूटी की बात कर लेंगे तो इसमें पुडुचेरी भी थोड़ा जोड़ लेना, एक है उसमें। अब 9 राज्यों में सबसे लंबी जो है समुद्र तट रेखा वाला राज्य की बात करेंगे तो गुजरात है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। अब देख लेना, त्रिपुरा भारत का बच्चों इकलौता राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश से राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में है, हम आपको दिखाएंगे। देखो, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से अगर ये प्रश्न पूछ दे कि उत्तर प्रदेश से राजस्थान किस दिशा में, तो ये उत्तर प्रदेश बच्चों यहाँ पे आप प्लस का चिन्ह बनाएंगे। ये आपका होता है पूरब दिशा, ये होती है आपकी पश्चिम दिशा, ऊपर होती है उत्तर दिशा, नीचे होती है दक्षिण दिशा। तो पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम दिशा। और ये वाला एरिया किसका है? राजस्थान का। तो जहाँ से पूछेगा, अगर पूछ देगा बच्चों आपसे ना कि गोवा से आंध्र प्रदेश किस दिशा में है, तो मान लो गोवा की कंडीशन यहाँ है, तो यहाँ पे आप प्लस का चिन्ह बनाएंगे, इधर पूरब लिखेंगे, ये पश्चिम लिखेंगे, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और ये इधर ये वाली डायरेक्शन यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तो ये पूरब आप बता देंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको बताया आपको। अच्छा, एक चीज़ और है, ये वाला जो फैक्ट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीटेट के साथ साथ बड़े एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है, इसको आप भूलिएगा मत। ठीक है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट है, आ जाओ यहाँ पे। ये मैप आपको दिखा रहा है कि इंडिया का स्टेट ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री से हमारे जो स्टेट जो है कि सीमा साझा करते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री से गुजरात भी है, राजस्थान भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ बनाता है, पंजाब भी आपका बनाता है, हरियाणा देखो नहीं बनाता है बच्चों। ठीक है, हरियाणा एक ऐसा राज्य है न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, न तो ये समुद्र के तट के साथ सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश की भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अब जो टच करती है चाइना के साथ, तिब्बत चाइना के साथ। ये आपका लद्दाख टच करता है, ये आपका जम्मू कश्मीर टच करता है, उत्तराखंड भी देखो नेपाल और चाइना दोनों के साथ है, टच कर रहा है। यूपी भी नेपाल के साथ टच कर रहा है, बिहार भी आपका देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। बंगाल ऑलरेडी जो है कि हमने बताया था कि ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 3 देशों के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, देख लो बच्चों नेपाल के साथ। 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्य कौन है? बांग्लादेश, अरे सॉरी पश्चिम बंगाल है।
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भी आपका देखो चाइना और म्यांमार के साथ सीमा बना रहा है। असम आपका बच्चों बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है, भूटान के साथ सीमा बना रहा है। ध्यान से देखना, नागालैंड आपकी सीमा बना रहा है म्यांमार के साथ, मणिपुर म्यांमार के साथ, मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा बना रहा है। ठीक है, त्रिपुरा तो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा ही है। तो ये थे सारे ऐसे राज्य जो आपको जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हुए दिखेंगे। ठीक है, अगर बात करेंगे एक चीज़ और, अगर इसको हम कह लें कि यहाँ पे हो गया ना, अच्छा यहाँ यहाँ तक हमने बता दिया था। कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अगर इनकी संख्या पूछ दे तो बच्चों एक है, दो है, पंजाब तीन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाँच है, ये छः हैं, उत्तराखंड सात, यूपी आठ, बिहार नौ, सिक्किम 10, वेस्ट बंगाल 11, अरुणाचल 12, असम 13, मेघालय 14, नागालैंड 15, मणिपुर 16, मिजोरम 17 और त्रिपुरा 18 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यानी एक नया क्वेश्चन आप याद रख लेना कि भारत के 18 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसमें से 2 यूनियन टेरिटरी है, यानी आप साफ साफ कह सकते हो कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखते हैं किसी न किसी कंट्री के साथ। अगर हम जलीय सीमा की बात कर लें तो हमने बात बताई थी कि अगर मान लो समुद्र तटवर्ती राज्यों की बात करेंगे तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है 4, केरला 5 है, तमिलनाडु 6, आंध्रा 7, ओडिशा 8 और वेस्ट बंगाल बच्चों 9। 9 ऐसे राज्य हैं जो क्या करते हैं कि जिनकी सीमा जो है समुद्र तट से टच करती है। यहाँ वाली जो सीमा लाइन है बच्चों उसका नाम है उत्कल प्लेन। यहाँ वाला जो कोस्टल एरियाज है उसको कहते हैं नार्दर्न सरकार। इस वाले पार्ट को कोरोमंडल तट कहते हैं, इस वाले पार्ट को मालाबार तट कहते हैं। ये कोंकण वाला एरिया कर्नाटका वाला, गुजरात पे प्लेन आप देख ही रहे। कच्छ वाली खाड़ी ये है, ध्यान देना। हाँ, कच्छ क्या ये इसको खंभात की खाड़ी कहते हैं, कभी पूछ देगा तो याद रखना। चलो हम अब हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ी सी बात इसमें दिया है कि हिमालय पर्वत को भी 3 समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। देखो ये ऐसे 3 समानांतर, ये है बृहत हिमालय, बीच वाला है मध्य हिमालय, लास्ट वाला है बच्चों शिवालिक। यानी कि 3 पैरेलल रेंज हैं लगातार। 2500 किलोमीटर लंबाई इसकी है हिमालय के, 250 से 300 किलोमीटर चौड़ाई बच्चों। जो आपका बृहत हिमालय है उसी को हिमाद्री भी कहते हैं, नहीं सॉरी ट्रांस हिमालय कहते हैं। मध्य हिमालय को हिमाचल या हिमाद्री भी कहते हैं। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। यह भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहलाता है। यह भारत से लेकर बांग्लादेश तक क्या है इसका विस्तार है, तो हमारे देश का जो है कि डेल्टा। एक चीज़ और फैक्ट है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी दक्षिण भारत की नदियां हैं जो बंगाल खाड़ी में जाके गिरती हैं। ये नदियां उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। वही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में बात करेंगे बच्चों तो नर्मदा है, तापी और माही, 3 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं और वह डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का मतलब डायरेक्ट पानी का गिर जाना, वहाँ पे किसी भी तरह का डेल्टा का निर्माण यानी मिट्टी नहीं इकट्ठा होती है, छोटे छोटे द्वीप नहीं बनते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पानी गिर जाता है, जैसे मान लो कि किसी हौज से डायरेक्ट पानी जमीन पे गिर रहा हो, उस तरह से एस्चुरी बनाती है। मेघालय के पठार की हम बात करेंगे बच्चों तो मेघालय का जो पठार है वो भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग का मतलब मैं बता दूं कि भारत में प्रायद्वीपीय पठार की कंडीशन आइए आप देख लो। यहाँ पे ये पूरा एरिया जो है भारत का ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ जो मेघालय का पठार है वो इसी के पठार का भाग है। ठीक है, मतलब प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ये मत कह देना कि हिमालय का भाग है। हिमालय बच्चों, हिमालय की कंडीशन मैं आपको बता दूं, हिमालय की कंडीशन ऐसे है, ये हमारा ऐसे हिमालय है, ये है। इनकी 3 जो है कि पैरेलल रेंज है और हमारा हिमालय ऐसे, यानी मेघालय वाला जो पठार है वो हमारे प्रायद्वीपीय पार्ट का है। ये छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया है, सबसे ज़्यादा मिनरली रिच है, सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन यहीं मिलते हैं। ठीक है, मालवा वाला रीजन है बच्चों, यहाँ पे भी संपन्नता है लेकिन सबसे ज़्यादा भयानक संपन्नता यहाँ पे है। ठीक है, दक्कन वाला ये पूरा एरिया है। नेक्स्ट क्या था, और हम आपसे बात कर लें कि हाँ यहाँ पे यहाँ थे ना,
अच्छा, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड ये भी जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। भारत में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर बच्चों नीलगिरी हिस्से तक, साउथ में दक्षिण तक, अरावली भी, ये सब प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अच्छा, सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। इस बात को याद रखना। भारत में कुल जलीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। ठीक है, ए 7516 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है, तथा शेष द्वीपों की जलीय सीमा की लंबाई जो है कि आप 7516 में से 100 माइनस कर लेना, जो बचेगा वो पूरे द्वीपों की लंबाई हो जाएगी। ये भी पूछ सकता है। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य क्रमशः लद्दाख है बच्चों, ये थोड़ा गड़बड़ टाइप है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल है। यानी चीन के साथ हमारे जो है 1 2 3 4 5 राज्य जो है सीमा साझा कर दे। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य पूछ दे तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इस तरह से कोई इतना विश्लेषण करके पढ़ाएगा बच्चों तो बता देना मुझको। यूट्यूब पे पहली बार आपको मिल रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने आपके पास कांटेक्ट हैं, जितने दोस्त हैं, सबको शेयर करो। जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, आपके शेयर करने से कुछ नहीं होगा। बस हमारे लिए फ़ायदे हो जाएंगे कि हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा और क्या। तो इससे डरिए मत, इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। भारत का सबसे उत्तरी राज्य अगर आपसे पूछ दे तो ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य बच्चे जो है कि बता देते हैं लद्दाख, लेकिन कौन सा है? हिमाचल है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल है, क्योंकि लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बन गया है तो लद्दाख को आप नहीं कहेंगे। सिक्किम की सीमा जो है चीन, भूटान, नेपाल और पश्चिम बंगाल से साझा करती है। ये भी पूछ सकता है कि सिक्किम इकलौता ऐसा राज्य है जिसको जो है चीन, भूटान, नेपाल और पश्चिम बंगाल, यानी 3 अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री और पश्चिम बंगाल से साझा करता है एक राज्य की बाउंड्री। अरुणाचल की सीमा भूटान, म्यांमार और चीन के साथ, यानी कि 3 जो है कि देशों के साथ साझा करती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो जो ये कलर है बच्चों, इसका मतलब है ये लैंड लॉक टाइप है हमारे यहाँ। लैंड लॉक तो ये भी हैं, राजस्थान भी है, लेकिन ये उन राज्यों की सूची दी हुई है जो न तो समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं, न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से। तो एक हो गया आपका हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आपका जो है झारखंड, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा तेलंगाना। तो 5 ऐसे राज्य हैं इंडिया में जो न तो समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री के साथ। याद रखना, ये सारे क्वेश्चन मैं इतना बता रहा हूँ आपको कि कहीं से भी कोई पूछे आप तुरंत बताने के लिए तैयार रहोगे। भारत का मानक समय बात करो तो बच्चों तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये मध्याह्न रेखा है जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से। मध्याह्न का मतलब मैं बात करूँ ना तो ध्यान से देखना, भारत का मध्याह्न मानक समय जो हमारी मानक समय है वो 82.5 डिग्री है। ये यहाँ से मान लो ऐसे होके गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ही हमारी मानक समय है। जो ग्रीनविच 0 डिग्री है वहाँ से 82.5 डिग्री हमारी ईस्ट में है। तो यहाँ पे ईस्ट लिखना मत भूलना, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जैसे हमारी कर्क रेखा बच्चों 8 राज्यों से होकर गुजरती थी, वैसे ही हमारी मानक समय जो है कि और रेखा जो 82.5 डिग्री है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक नया क्वेश्चन हम आपको बताते हैं बड़े लेवल का कि पूर्वी अंचल यानी ईस्ट जोन में कौन कौन से राज्य हैं। ये देख लेना, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिमी जोन में आपसे पूछ दे तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली आएगा। उत्तरी अंचल यानी नॉर्थ जोन में पूछे कोई तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा चंडीगढ़ है। और दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें तो आंध्रा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखना, पूछ सकता है। भारत के ये राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते। हाँ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश हमने बताया, और ये जो है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी शेयर नहीं करते। पृथ्वी की गतियाँ हम आपको बताने जा रहे हैं, ये पिछले प्रश्न पत्र पर आधारित ये विश्लेषण है। प्रश्न में देखो बच्चे क्या पूछा था कि पृथ्वी की गतियों के बारे में हम पृथ्वी की गतियों के बारे में निम्नलिखित ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ये बात सही है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ये घूर्णन कहलाता है। अब पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है
जो अपने कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री जो है कि कोण बनाती है। तो पृथ्वी जो है बच्चों ना अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। कितना डिग्री कोण बनाती है? 66.1/2 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ी सी हम कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दें पृथ्वी की गतियों के बारे में। जैसे मान लो ना, सपोज दैट कि ये अर्थ है बच्चे। ठीक है, अर्थ जो है कि मान लो ये सन है। हाँ, सन के चारों तरफ आपकी ये अर्थ जो है मूव कर रही है। ये चारों तरफ मूव करती है। ये इसका जो है कि जो ये अर्थ है, हमने ये सारी अर्थ बनाया। तो इस एरिया में जो इस डायरेक्शन में, यानी कि इस पाथ पे, यानी इस रास्ते पे, एक सर्कुलर पाथ पे जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसको कहा जाता है कि पृथ्वी की ये जो है कि परिक्रमण गति है। परिक्रमण गति है। और जो अपने अक्ष पे ही, अपने साथ साथ यहाँ ही अपने ही अक्ष पे ही वो घूमती रहती है, तो इसको कहा जाता है परिभ्रमण। परिभ्रमण को ही घूर्णन कहा जाता है। परिक्रमण को जो है कि ये परिक्रमा करती है 365 दिन में। जबकि वो घूर्णन या ये कह लो कि उसको घूर्णन कहते हैं, सॉरी, जो अपने अक्ष पे घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं। घूर्णन हम जो है कि लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है पृथ्वी। ठीक। तो कक्षा में जो गति कर रही है यही पृथ्वी की कक्षा है। तो कक्षा में जो गति कर रही है इसको कहा जाता है परिक्रमण। ठीक है। और अपने अक्ष पे जो घूमती है उसको कहा जाता है कि घूर्णन गति, या जो है कि परिभ्रमण गति। अब हम बात कर लेंगे कि एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे जो है कि पृथ्वी को समय लगता है। प्रदीप्त वृत्त, एक मैं आपको बता दूं कि एक आपसे पूछा जाता है कि प्रदीप्त जो है कि वृत्त क्या होता है। तो प्रदीप्त वृत्त यही है कि जिस जिस पार्ट में जो है कि सन की जो है कि ये अर्थ है आपकी, तो जिस पार्ट में सन की लाइट पहुंचती है वो प्रदीप्त पार्ट होता है। जिसमें नहीं पहुंचती है वो प्रदीप्त का मतलब जो है चमकना। ठीक है। अच्छा, ऋतुओं का परिवर्तन कभी कभी पूछता है, तो वो परिक्रमण के कारण होता है। परिक्रमण के कारण ही जो है कि ऋतुओं का परिवर्तन होता है, जिसमें जो है आप जानते हैं कि गर्मी, हाँ, वर्षा और ये जो है सर्दी, 3 ऋतुएं जो है सामान्यतः हैं, गर्मी, सर्दी और बसंत। अच्छा, सामान्यतः एक वर्ष को भारत में अगर ऋतुओं की बात करें बच्चों, तो पूरा बढ़िया ढंग से हम आपको बताना चाहेंगे कि एक वर्ष में आपकी गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, बसंत हो गई, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। शरद है और बसंत है, ये ऋतु हैं, इसमें बांटा जाता है। और एक चीज़ और है कि अगर मान लो सपोज दैट कि ये आपका सन है, सन ये चमक रहा है, ये आपकी पृथ्वी है बच्चों। अगर पृथ्वी जो है कि ये मान लो 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर ठीक सूर्य लंबवत चमक रहा है, तो इसको जो है कि आप कहेंगे उत्तर अयनांत। उत्तर अयनांत, उत्तर अय न पर अंक की मात्रा, उत्तरायणांत का मतलब सूर्य जो है कि उत्तरी गोलार्ध में। सूर्य जब मकर रेखा पर चमकेगा तो आप इसको दक्षिणी अयनांत कहेंगे। ठीक है। और जब सूर्य उत्तर में रहेगा, कर्क रेखा पर चमकेगा, सीधे चमकता रहेगा लंबवत, तो इस समय उत्तरी अयनांत की स्थिति कही जाएगी सन की। इस समय जो है कि उत्तरी गोलार्ध में बच्चों, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में जो है कि सबसे बड़ी रातें होंगी। तो यहाँ पे दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी। और जब सन यहाँ आ जाएगा, मकर रेखा पे सीधे लंबवत चमकेगा, तो यहाँ पे दिन बड़ा और रातें जो है कि छोटी होंगी। ठीक है, ये कंडीशन बन जाती है। उत्तरी अयनात का मतलब सन जो है कि उत्तरी गोलार्ध में है, कर्क रेखा के आसपास। दक्षिणी अयनात का मतलब दक्षिणी गोलार्ध में है और मकर रेखा के आसपास। ठीक है। सूर्य जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को ठीक विषुवत रेखा पे पहुंचता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को ठीक कहाँ पहुंचता है? विषुवत रेखा पर चमकता है। और वहीं अगर बात कर लें 21 जून को बच्चों, तो वो कर्क रेखा पर चमकता है। और 22 दिसंबर को कह लें तो वो जो है कि मकर रेखा पर चमकता है। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। ठीक है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है विषुवत रेखा पर। अब 23 सितंबर आने वाला है तो विषुवत रेखा पर चमकेगा सन की लाइट। उसके बाद धीरे धीरे जो है कि वो दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगा, तो हमारी तरफ ठंडी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, 23 सितंबर को जब, अब क्या, अब एक चीज़ और बता दूं, अगर 23 सितंबर हो रहा है
23 सितंबर की कंडीशन है तो ये इक्वेटर है, ये कर्क है आपकी, ठीक है बच्चे, ये आपका मकर है, मकर है। तो सूर्य जो है कि 23 सितंबर को मान लो यहाँ है, तो उस समय कर्क रेखा पर क्या कंडीशन होगी, शरद ऋतु होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, शरद ऋतु आ जाएगी। 23 सितंबर को हमारे यहाँ शरद ऋतु होगी, कर्क रेखा पर हम लोग स्थित हैं। अब मकर रेखा पर जो स्थित है सेनवान अष्ट और बाकी हम बात कर लें जो है कि स्टीव स्मिथ होकर के जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो उनके यहाँ बसंत ऋतु रहेगी, क्या रहेगी, बसंत ऋतु। और जब जो है कि यही सन 21 मार्च वाले कंडीशन पे आ जाए, 21 मार्च में आ जाएगा यहाँ से विषुवत पर, तो हमारे यहाँ बसंत और इनके यहाँ शरद होती। तो ये बात आप ध्यान रखना। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहा जाता है। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो उत्तरी अयनात, दक्षिणी अयनात, प्रदीप्त वृत्त हमने बताया, हाँ, शरद, विषु और जो है शरद ऋतु और बसंत ऋतु के बारे में एक्सप्लेन किया, कर्क और मकर के बारे में बात किया। कभी कभी नहीं प्रश्न पूछ देता है कि कौन सा ऐसा देश है दुनिया में जिनके यहाँ गर्मियों में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, तो आप बताओ कि ये 23.5 डिग्री कर्क है, ये कर्क है, हाँ, ये मकर है आपकी, मकर है, ये 0 डिग्री आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, ठीक है। और आप बताइए कि जब जो है कि सूर्य जो है कि 22 दिसंबर पे मकर पे सीधे चमकेगा, तो 25 दिसंबर पे तो यहाँ पे जो है क्रिसमस मनाया जाएगा, पूरी दुनिया में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे जो है गर्मियों में जो है क्रिसमस मनाया जाता है। उस समय हमारे यहाँ भयानक सर्दी रहती है, ठंडी पड़ती है। तो ये बातें हमने कर दी बच्चों। एक क्वेश्चन और आपसे देशांतर और अक्षांश के बारे में बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट था। दिया था कि जो देखो यहाँ दिया था, जो, एक मिनट रुक जा, देख लो, दिया था कि जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच के पीछे रहेगा। बात सही है, हमने बताया था, ठीक है। और जो पृथ्वी सूर्य से पश्चिम, यानी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूरज पूरब दिशा से में जल्दी उगता है। कमाल की बात है यार। चलो दोनों को समझाते हैं। हम इस बात को बताए थे कि देखो बच्चों, ये पूरा ग्लोब है आपका, ये ग्रीनविच मान लो लाइन है, इसके ईस्ट में जाओगे तो समय बढ़ेगा, इसके वेस्ट में जाओगे तो समय घटेगा। यानी ये 0 डिग्री जो ग्रीनविच जो राजकीय वेधशाला है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला, वहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा ड्रॉ की गई, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी, यानी ये पूर्वी गोलार्ध, यानी इधर पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर कहे जाते हैं। तो हमने बताया कि पूर्वी देशांतर की तरफ अब जाएंगे तो समय बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी ने पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करती है, पश्चिम की तरफ पूरब तरफ तो मतलब ऐसे आती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट आएगा, ये बीत जाएगा, पीछे चला जाएगा, ये वाला आएगा, इसे बीत के पीछे चला जाएगा। तो पीछे की तरफ जाएंगे तो समय घटता है, ठीक है। अगर यहाँ 12 बजेगा दोपहर, तो यहाँ 5:30 बजेगा। आप हमारी पिछली वीडियो जाके देखो, हम समझाए हुए हैं अच्छी तरह से। दूसरी बात कह रहा है कि जो जो मतलब पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, तो सूर्य जो है पूरब दिशा में जल्दी उगता है, तो सूर्य पूरब दिशा की तरफ ही आता है। पश्चिम की दिशा में तो सूर्य जो है कि सनसेट होता है, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट आते हैं, दिया था कि भारत के केंद्रीय सरकार कार्यालय खुलने का समय 9 बजे है, ठीक, भारतीय मानक के अनुसार। तो चेन्नई के पास 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ईटानगर के पास 92.45 पूर्वी देशांतर के समय केंद्रीय सरकार के खुलने के स्थानीय समय क्या होंगे। तो चलो हम इसको समझा देते हैं बच्चों, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से इसको समझना। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत टफ क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप विस्तृत पढ़ते रहो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आओ देखो, ये मान लो सपोज दैट ये पूरा पृथ्वी है, हमने मैप बनाया इंडिया का ही, ये मान लो पूरा इंडिया का मैप है। कह रहे हैं कि चेन्नई यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना डिग्री हो रहा है, कितना हो रहा था वो, 80 डिग्री। ये मान लो ये पूरा है, ये इंडिया है पूरा, ये 80 डिग्री पे यहाँ चेन्नई है आपका। और इसके बाद कह रहे हैं कि 92.45 यहाँ पे 92.45 क्या है, अरुणाचल प्रदेश से। तो 80 डिग्री से 92 डिग्री कितना है, 12 डिग्री हुआ ना। तो 1 डिग्री में कितने मिनट हमने बताए हैं, 4 मिनट। 1 डिग्री में, 1 देशांतरी डिग्री में 4 मिनट का जो है कि
अंतर होता है। तो 12 डिग्री में 12 चौक 48 मिनट हुआ ना, 48 मिनट। अब आ गया ये 45 मिनट जो दिया है। तो अगर मान लो यहाँ 9 बज रहा है, सपोज दैट 9 बजे खुलने का समय है, तो स्थानीय समय अनुसार क्या होगा? एक सेकंड फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालय, केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे है भारतीय मानक समय से। तो चेन्नई के पास जो क्रमशः 80 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा ईटानगर के पास 92.45 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो एक बात तो समझ लो बच्चों, स्थानीय समय मतलब पूछ रहा है कि मतलब वहाँ की रियल टाइम क्या होगी। हाँ, तो रियल टाइम में मैं बता दूं कि अगर सपोज दैट मान लो कि हमारा जो है कि जो स्थानीय हमारा मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री है, और ये 80 डिग्री पे चेन्नई है। तो इससे 2 डिग्री 2.5 डिग्री पहले चले जाइए तो चेन्नई वाला पता चल जाएगा। तो 2 डिग्री का 12 मिनट, आधा डिग्री का, अरे सॉरी 2 डिग्री का 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है ना, तो 2 डिग्री में 8 मिनट और आधा डिग्री में 2 मिनट, तो 10 मिनट पहले जाओ तो 8:50 तो ये चेन्नई का हो जाएगा। हाँ, और उसका हम कितना निकाले थे, 80 से 92 था ना, तो 12 चौक 48 ये और प्लस कुछ मिनट थे ना, तो ये तीसरा ऑप्शन देखो 8:50 से 9:41 होगा, 8:50 से 9:41 होगा। और इसको अगर एक्सप्लेन करने की बात करोगे तो चलो कर ही देते हैं। मान लो सपोज दैट बच्चों कि हमारा ये मानक समय आप बीच में लिख लोगे, सबसे बढ़िया 80 डिग्री पे आपको बताना है। तो यहाँ हो रहा है 9 o'clock, 9 बज रहे हैं, तो यहाँ 2 डिग्री 2.5 डिग्री कम है, तो 1 डिग्री का 4 मिनट, तो 2.5 डिग्री का 10 मिनट, 4 दूना 8 दो 10, तो 10 मिनट आप पहले जाएंगे। आप जानते हो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है ना, तो ये वेस्ट है ये ईस्ट है, यानी पूरब की तरफ समय बढ़ता है पश्चिम तरफ घटता है। तो 9 बजे में से 10 मिनट आप घटा लोगे तो ये 8:50 हो गया। ठीक, अब यहाँ 9 बज रहे हैं, अब यहाँ से जो है कि उसका क्या था अरुणाचल का 92 डिग्री 45 मिनट था, यही ना। तो 82.5 से 92 कितना हुआ, 10 डिग्री हुआ ना, 10 डिग्री हुआ ना, तो 10 डिग्री का ही निकाल लेते हैं। तो 1 डिग्री का 4 मिनट, तो 10 डिग्री का 40 मिनट। तो 9 यहाँ बीच में बज रहा है, तो यहाँ पे जो है कि बजेगा 9:40, लेकिन ये 45, ये थोड़ा सा और है तो 41 मिनट ये दिया हुआ है। अब कंप्लीट हुआ। ऐसे आप बताएंगे, ये बहुत टफ प्रश्न था, इसको तो यूपीएससी में पूछना चाहिए था लेकिन सीटेट में पूछा। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से पढ़ो, हमारी वीडियो कंटिन्यू देखो, सिलेक्शन यही से होगा। ये सिलेक्शन वाली ट्रेन है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ। और नहीं बेटा फिर तो समझ लो कि अगर हम प्रोत्साहित नहीं होंगे तो फिर इस तरह से जो वीडियो बनाने में मजबूरी आएगी, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं इसके आप लोग से ये सोच रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।